घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की ही, इस संकट काल में जो हम जी रहे हैं। और दरअसल आज की 19 मई की बड़ी खबर यह है कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। जी हां, जंग जीत ली है। अब आप कहेंगे ये क्या बात कह रहे हैं, कहां से जंग जीत ली? आज के जो ताजा आंकड़े हैं, 2,67,334 मामले आए हैं। जी हां, मामले आए हैं। लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम आंकड़ा आया है। पर आप कहेंगे मौतों का आंकड़ा भी तो बताइए। 4,529 लोगों की मौत हुई है। उनका क्या? तो लड़ाई कैसे जीत ली? पर लड़ाई तो जीत ली है। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर हमारी टूल किट क्या है। इस पर कल मैंने कार्यक्रम भी किया। टूल किट एक प्रक्रिया, एक मानक तौर तरीके जो इजाद किए जाते हैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए, और वो और ना बढ़े, उससे बचने के लिए। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। राजनीतिक टूल किट पर बवाल मचा हुआ है। थोड़े केसेस कम क्या हुए और मौतें बढ़ी हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं यकायक बदल जाती हैं। और अभी 17 दिन हुए हैं, महज 17 दिन। 2 मई की तारीख ध्यान है ना? 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए थे। तो पूरा अप्रैल तो हमने लोकतंत्र का मेला मनाने में, उसका जश्न मनाने में निकाल दिया था। साथ ही साथ आस्था का मेला भी मनाया हमने। हरिद्वार में कुंभ, दूसरी लहर आ गई। हम कुंभकर्णीय निद्रा में थे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी वर लिटरली कॉट विद आवर पैंट्स डाउन। बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी, त्राहिमाम मचा पूरे देश में। सांसें लोगों की अटकी हुई थी ऑक्सीजन ना मिलने के लिए। अंतिम सांस ले ली लोगों ने। बत्रा अस्पताल हो, जयपुर गोल्डन हो, मुंबई हो, नाला सोपारा हो, गोवा का भी मामला अभी हाल फिलहाल में आपके सामने आया। वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, युवाओं की मौतें हो रही है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी यकायक पता लगता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, जवान मौत हो जाती है। घर में छोटे छोटे बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग अपने जवान बेटे को कांधा देने को मजबूर हुए। लाशों का लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, जल में प्रवाहित कर दिया। गंगा में तैरते शव, इसकी कहानी बयां की, एक दर्दनाक कहानी। लेकिन 15 दिन में हम इनसे आजिज आ गए। जैसे ये वायरस नए नए स्ट्रेन्स, नए नए तरीकों से म्यूटेट करता है, हमारे राजनीतिक मुद्दे भी नया वेरिएंट लेकर, नई म्यूटेशंस लेकर सामने आ गए। कोरोना से लड़ाई प्राथमिकता नहीं है, राजनीतिक लड़ाई जो लड़नी है। यह शगल नहीं, यह देश की कड़वी हकीकत है। हर बात में राजनीति हावी हो जाती है। राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन होने लगता है। देश का कितना नफा नुकसान हो रहा है, यह बात कहीं ना कहीं गौण हो जाती है। अरे भाई, केसेस घटने लगे। अब केसेस जो घटने की बात है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। जी हां, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए,
पॉजिटिव खबरें जब आएंगी, जब हम ये लड़ाई पूरी तरह से जीत जाएंगे, तब शाबाशी भी दी जाएगी, तब ताली भी बजाई जाएगी। लेकिन ये लड़ाई अभी आधी अधूरी है, अभी हम जीते नहीं हैं, अभी ये दूसरी लहर मात्र है। तीसरी लहर की भी आशंका जाहिर की जा रही है। और जो ये आंकड़ों की बात हो रही है कि देखिए आंकड़े कम होने लगे, इनकी भी पूरी तस्वीर देश को मालूम होनी चाहिए। मैं पूरे आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ताजा संक्रमण जो हर 24 घंटे के आंकड़े सरकार आपको बताती है, मैं भी आपको बताता हूं। 18 मई के जो आंकड़े हैं, भारत में कुल मामले आए 2,67,334, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसके बाद दूसरे नंबर का देश है ब्राजील, 74,379 मामले, 74,000। हमारे यहां 2,67,000। तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, 27,506 मामले। फिर फ्रांस 17,210 मामले। फिर टर्की या तुर्की, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, 11,937। और छठे नंबर पर रूस, 10,000 से भी कम मामले, 8,163 मामले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं संक्रमण कम भी हो रहा है, ये तस्वीर कितनी भयावह है। और मौत का आंकड़ा घट नहीं रहा है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े कम हो रहे हैं संक्रमण के। तो सिर्फ संक्रमण के आंकड़े कम होने पर मैं यहां पर पीआर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं पत्रकारिता करने के लिए बैठा हूं। जहां दिक्कत का सबब आएगा वहां पर रेड फ्लैग रेज करना मेरा धर्म है। यही पत्रकारिता है। सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, रेड फ्लैग्स रेज होने चाहिए। 4,529 मामले हैं और 15 मई को 4,000 से नीचे आंकड़े थे, 3,890। वरना 12 मई से लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, 4,000 से होते हुए 4,500, क्या 5,000 की तरफ जा रहे हैं। और यह तब जबकि जो टेस्टिंग है, एंड टेस्टिंग इज द की, आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको संक्रमण का अंदाजा कैसे लगेगा। टेस्टिंग की तस्वीर भी आपके सामने पेश कर दूं। 5 बड़े राज्यों की तस्वीर। महाराष्ट्र में 21 अप्रैल से 4 मई 15 दिन के दरमियान जहां 34,90,902 टेस्टिंग हुई थी, यानी कि लगभग 35 लाख, वो घटकर 32 लाख हो गई है। 3 लाख कम टेस्टिंग हुई है 4 मई से 17 मई। कर्नाटक में 22,19,000 टेस्टिंग थी, वो 17,40,000 हो गई, लगभग 5 लाख कम। तेलंगाना में 11,16,000 टेस्टिंग हुई थी, अब वो 9,34,000 पर आ गया है, लगभग 2 लाख कम। दिल्ली में 9,55,000 लोगों की टेस्टिंग हुई पिछले से पिछले पखवाड़े में, और पिछले पखवाड़े में 9,03,000, 52,000 कम। उत्तराखंड में 4,84,000 की टेस्टिंग हुई, अब वो घटकर 3,79,000, 1 लाख कम टेस्टिंग। तो ये लड़ाई हमने जीती नहीं है, और इस लड़ाई में असल संजीवनी जो है वो वैक्सीनेशन है, वो टीका है। और टीके की अभी टूल किट सामने नहीं आई है। बहुत से लोग दूसरी डोज लगवाने जा रहे हैं, उन्हें वापस किया जा रहा है। 18 साल से ऊपर वाले जिनके लिए 1 तारीख से कहने को टीकाकरण शुरू हो गया, वो लाइनों में ही खड़े दिख रहे हैं, उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। यहां पर भी वेटिंग लिस्ट है। और सबसे पहले इसी कार्यक्रम में मैंने ये बात उठाई थी कि जब वायरस आइसोलेट हो गया है, मैंने बैक्टीरिया का उदाहरण दिया था, दही का। दही आप जमाते हैं तो एक बार जामन आपके हाथ में आ गया तो 1 साल 2 साल तक आप दही लगातार जमा सकते हैं। तो जब फॉर्मूला आ गया
तो ये बाकी लैब्स के साथ बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्यों नहीं दिया जाता? और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र सरकार ने भी यह मुद्दा उठाया, और कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यही बात कही कि जिनके पास यह फॉर्मूला है उनको रॉयल्टी दीजिए, 10% कीमत का, जो भी जिस भी कीमत पर यह बेची जाए देश में, उसका 10% उन्हें दीजिए। बाकी देश में आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10 कंपनियों को लाइसेंस दे दो। बाद में उन्हें भी अपने बयान को रफू करना पड़ा कि अरे मुझे मालूम नहीं था। सरकार तो इस बारे में काम करना शुरू कर चुकी है। 12 कंपनियों के जरिए वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन सी 12 कंपनियां हैं, इसकी टाइमलाइन क्या है, कब बढ़ेगा? अब यह बता देना कि अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोजेस हो जाएंगी, यह एक आंकड़ा है। कितनी कब मिलेंगी, इसके बारे में चर्चा पूरी तरह से नहीं होती है, और यह चर्चा बेहद जरूरी है। लोगों के मन में आशंकाएं भी हैं, भ्रांतियां भी हैं, उन्हें भी दूर करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम राजनीतिक वन अपमैनशिप में लगे रहें, जो लगे हुए हैं। लेकिन आज मैंने इस शो में कोई राजनेता नहीं बुलाया है। राजनीति का वक्त आएगा तब भी कर लेंगे, अभी यह संकट काल है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, केस कम मौतें ज्यादा, इसकी वजह क्या है? क्या यह एक खतरे की घंटी है? हमें और सजग होने की जरूरत है, चौकन्ना होने की जरूरत है। और राजनीति फुल, कोरोना से लड़ाई जीत ली, बस 2 हफ्ते में हमने जीत ली, अब फिर राजनीति करने लगे। चर्चा में मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, देश के टॉप डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन हैं सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता में। डॉक्टर हर्ष महाजन, चेयरमैन हैं महाजन इमेजिंग के, पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा, डायरेक्टर रह चुके हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर रह चुके हैं, निदेशक रह चुके हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के, देश का प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP अस्पताल के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की। तो ये जो राजनीति फुल हो गई, हमारी प्राथमिकताएं डॉक्टर अरविंद कुमार इतना जल्द बदल जाती हैं? हमने लड़ाई जीत ली है क्या कि अब टूलकिट और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में हम मशगूल हो गए? संक्रमण थोड़ा कम हुआ, लड़ाई जीत ली, इत्मीनान में हो जाएं क्या हम? संदीप जी, मैं बोलूं? जी। पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद, और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कुछ भी बोलने से पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले 10 मिनट में जो आपने अपने दिल की, जिसे कहते हैं ना, दुख और जो भावनाओं को आपने एक्सप्रेस किया है, एक एक शब्द जो है वो इसका अपने मतलब समझिए कि सोने के बराबर है। एकदम सच्चाई को आपने, जिसे कहते हैं ना, टाइम लाइन के अनुसार उसको रोल आउट कर दिया। राजनीतिक रैलियां, धार्मिक रैलियां, लोगों की लापरवाहियां, वो सब इसका कारण होने से लेकर के जो इस दौरान हुआ और अब जो राजनीति हो रही है, आपने बहुत ही सटीक इसका विश्लेषण किया है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। संदीप जी, आपने सवाल पूछा कि क्या कोरोना खत्म हो गया है, तो मैं बार बार एक चीज बहुत नोटिस की है और जो मैं आज आपके शो में शेयर करना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष हमारी पहली लेयर आई थी और मैं उससे पहले अमेरिका के हालात मैंने देखे थे, तो किस तरह वहां केसेस फैले थे, और उसके ज्यादा जो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो जिस तरह की गर्मा गर्मी और डिसकोऑर्डिनेशन हुआ था,
और उसके बाद जिस तरह से हमारे यहां लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जिस तरह से राजनीति से ऊपर उठ के मैनेजमेंट हुआ था, जहां सारे मुख्यमंत्री, सारे पार्टी, सब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया है जो इससे लड़ रही है, और उससे हमने काफी हद तक पार भी पाया था। इस बार सेकंड लेयर में जो अनफॉर्चुनेटली उससे कई गुना तीव्र थी और बहुत सारे 30 से 45 उम्र के हमारे भाइयों बहनों को ले गई है, इस बार वो चीज टोटली मिसिंग थी। हम पहले दिन से आरोप प्रत्यारोप, मैंने ये नहीं किया। संदीप जी, मैंने एक बार आप न्यूज़ 24 के ही शो पे, जहां बहुत सारे राजनीतिक थे, मैंने हाथ जोड़ के सबसे विनती की थी। ये बात है जब ऑक्सीजन का क्राइसिस शुरू हुआ था और वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि मैंने इतना रिलीज कर दिया, तुमने गाड़ी रोक दी वगैरह। मैंने सबसे विनती की थी कि भगवान की खातिर सब लोग साथ बैठ जाओ। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर गाड़ी गई है तो वो भी भारतीय है, ये भी भारतीय है। एक बार सब साथ मिलके इससे उबर जाओ और उसके बाद राजनीति कर लेना। लेकिन दुख के साथ बताऊं कि मेरे उस विनती के 2 मिनट बाद ही सब एक दूसरे पे फिर वही करने लग गए। और आज पुनः मैं आपके इस चैनल से ये अपील करूंगा कि अगर इस समय भी, अभी भी, क्योंकि जैसा आपने कहा संकट बहुत भारी है, 2,67,000 केसेस पर डे, 4500 डेथ्स पर डे, ये भयंकर आंकड़ा है। अभी भी देश विकट स्थिति में है। आज भी अगर सारी पार्टियां, सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ जाएं कि ओके, आज से आरोप प्रत्यारोप, पीठ ठोकना बंद, टीम इंडिया आज से कंट्री इंडिया की मदद करेगी, तो मेरे ख्याल से स्थिति बेटर मैनेज हो पाएगी। संदीप जी। डॉक्टर हर्ष महाजन, राजनीति हमारी प्राथमिकता बन जाती है, हर चीज में पॉइंट स्कोरिंग होने लगती है, लेकिन हमें डिटेलिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं और यहां पर जो लोग ठीक हो रहे हैं वो आंकड़ा भी 3.25 लाख, 4 लाख के बीच में झूल रहा है, जो अच्छी बात है। पर यहां पर जो ये मौत का आंकड़ा है, ये 4,000 से बढ़ते हुए अब 4,500 हो रहा है। क्या ये चिंता का सबब है? इसकी रीजनिंग क्या है कि लोग तो ठीक हो रहे हैं लेकिन मौतें बढ़ रही हैं? इसका कारण है और काफी सफल कारण है। इसमें यह है कि जो मौतें होती हैं उसका आंकड़ा जो है वो कोई 2 हफ्ते लेट आता है। जिसको संक्रमण आज हुआ उसका, अगर वो सीरियस हुआ, उसने लड़ाई की पर फिर भी वो हार गया और मौत हो गई, उसमें देखा गया है कि 13.8 डेज या लगभग 14 दिन लगते हैं। तो ये जो हम 4,500 का आंकड़ा देख रहे हैं, जो कि दुनिया में किसी एक देश में सबसे अधिक है अब तक, ये हमें 14 दिन पहले जो संक्रमण हुआ है ये उसका आंकड़ा है। सो इसमें कोई हमें ऑफ कोर्स निराश तो होना ही चाहिए कि इतना अधिक क्यों है, पर ये तब जो वेव था जो कि अपने पीक पे था और अब कम हो गया, तब कोई 4 लाख के करीब संक्रमित लोग थे रोज, आज ये 2,67,000 हो गए। तो आज का जो हमें मौत का आंकड़ा मिलेगा वो 14 दिन के बाद मिलेगा और वो वाकई कम होगा। तो इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि इसमें चिंतित होने की बात नहीं है, ये ऐसा ही होना था क्योंकि ये 14 दिन पहले के संक्रमण को दिखा रहा है। डॉक्टर महाजन, बट आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, जो मेरा काम भी है। जी, 14 दिन बाद हो सकता है हालात सुधर जाएं और हम तो यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही हो। बट वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज येट। और यह संक्रमण अभी कितना और आगे जाएगा, अभी से हम आश्वस्त होकर बैठ जाएं, जैसा दिखता है कि हमारे जो राजनीतिक जमात है वो ऐसा लगने लगा कि जी हो गया, अब तो कोरोना से तो लड़ ली, अब ये आंकड़ा गिरने लगा, धीरे धीरे 2 लाख से नीचे आ जाएगा, फिर 1 लाख से नीचे और बात खत्म। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ,
नवंबर से जनवरी सीरो सर्वे बता रहे थे अभी 10% पॉपुलेशन भी इन्फेक्टेड नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम नहीं गए हैं, लेकिन हमने ताल ठोक दी थी कि जीत गए हम जंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी आप। किसी भी तरह से हमने जंग नहीं जीती है। 2,67,000 कोई कम आंकड़ा नहीं है। और आप याद करें पिछली बार हाईएस्ट लेवल पे जो हम गए थे वो था 97,000 और अब हम उससे 2.5 गुना से ज्यादा हैं। तो इसमें अभी विक्ट्री कहना या कि हम जीत गए वो तो बहुत ही गलत होगा। और ये आप देखिए ये असर क्यों हुआ। लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो लॉकडाउन में है और ये लॉकडाउन का असर हमें दिख रहा है, जबकि लोग खुलेआम नहीं जा रहे, मेट्रो बंद है, बसें कम है, ऑफिस लोग कम जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और जैसे ही ये लॉकडाउन बंद होगा और अगर हमने अपनी जो प्रिकॉशन है वो नहीं ली, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो किया, तो आप याद करें जब पहले पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो 550 केस थे और फिर हम पहुंच गए कहां तक, ये पीक ऊपर के ऊपर जाती रही। बिल्कुल। तो ये तो फिर अगर हम 500 से शुरू करेंगे और एकदम अगर हमने अपनी जो प्रिकॉशन है वो नहीं ली तो ये फिर बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये दूसरा वेव नीचे आएगा और उसके बाद अगर वैक्सीनेशन पूरी तेजी से नहीं हुआ और अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो वो तीसरा वेव आएगा और शर्तिया ही आएगा। उसको रोकने के लिए एक तो हमें सेल्फ लॉकडाउन, संयम, वो सब हमें यूज करना है और दूसरा वैक्सीन जल्दी से जल्दी जितने अधिक लोगों को मिल जाए वो उसकी हमने कोशिश करनी है। और आपने इसका व्याख्यान किया बहुत। बिल्कुल। मैं डॉक्टर महाजन, ये जो वैक्सीनेशन की टूल किट के बारे में मैं तफसील से अभी आप लोगों की राय लूंगा। यहां तो पॉलिटिकल टूल किट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर सुरेश कुमार मुझे एक चीज बताइए, और आपके यहां भी ऐसे बहुत सारे मामले आए होंगे। दुखद पहलू इस दूसरी लहर का यह है कि आदमी ठीक भी हो रहा है, घर भी चला गया, उसके बाद पता लगा जी यकायक मौत हो गई, हार्ट अटैक आया, जवान मौतें हो रही हैं। तो यहां पर अभी से यह कह देना कि जी ये तो काबू में आ गया, अभी तो हमें इसकी ये वायरस किस तरह से अपना रुख रवैया, अपने आप इसके वेरिएंट्स, इसके म्यूटेंट्स क्या हैं, वो पूरी मुकम्मल जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई और हम आश्वस्त होते दिख रहे हैं। जी संदीप जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी तो केसेस खाली डिक्लाइन शुरू हुआ है। जैसे दिल्ली में केसेस की संख्या कम हुई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, पर कई स्टेटों में अभी भी बहुत ज्यादा है। और ये मान लेना कि अभी ये हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि जो डेथ्स है वो अभी भी कई राज्यों में ज्यादा है। और दूसरा कि आपने कहा कि पेशेंट ठीक हो गया और उसके ठीक होने के बाद घर चला गया और फिर डेथ हो गया, ऐसा भी काफी देखने को मिल रहा है कि पेशेंट को जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, अभी हमने काफी पेशेंट्स को देखा कि दोबारा पेशेंट चले गए और उनको प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर भी उन्होंने ज्यादा स्टेरॉइड यूज किए, ओवर यूज और मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से उनको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो गया और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। कोरोना से तो बच गए, कोरोना से डेथ नहीं हुई, पर उसी कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो गई, सेकंड इन्फेक्शन हो गई। नहीं, इसमें एक चीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर सुरेश, देखिए जब एक माहौल बनता है ना, चर्चाएं, और इसमें हम पत्रकार भी शामिल हैं, अगर हम राजनीतिक पहलुओं पर बहस करने लगे, ये कोरोना की लड़ाई पूरी नहीं हुई, मुद्दे कुछ और बदल जाएं, जी संक्रमण का आंकड़ा कम हो रहा है, जब हमारे कर्ता धर्ता ऐसी बातें करने लगे, मुद्दे कुछ और उठने लगे, तो आम आदमी सोचता है अरे ये कोरोना तो गया, वो थोड़ा बेफिक्र हो जाता है। और बेफिक्री में ये जो आप ठीक भी हो गए उसके बाद भी ये आपको अटैक कर सकता है, पोस्ट कोविड रिकवरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो समझना होगा ना, और ये समझाना सरकारों की भी जिम्मेदारी है एक आम आदमी को।
जी हाँ, जी हाँ, ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि हम बिल्कुल ठीक या रिकवरी के स्टेज पे पहुंच गए, ऐसा नहीं। अभी तो बड़ा लंबा सफर हमें तय करना है, क्योंकि बहुत सारा, जैसे डॉक्टर महाजन ने भी बताया कि अभी तो हमारा वैक्सीनेशन का जो अनुपात है, यदि हम पॉपुलेशन साइज देखें और वैक्सीनेशन का दर देखें, तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। बहुत हमें जो अडल्ट पॉपुलेशन है, बिलो 18 पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, बहुत सारे वनरेबल हैं, अभी भी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लगभग अभी 90 करोड़ आप का ये देखिए, आंकड़ा है। हम 2% यही बताते रहेंगे कि जी 2% लोगों ये को जो ही स्टैटिस्टिक्स होता है ना डॉक्टर सुरेश कुमार, इट हाइड, ये दिखाता कम है और छिपाता ज्यादा है। अब आप कहने लगे जी देखिए, पूरी दुनिया में 18 करोड़ टीके इतने कम समय में किसने लगाए, बात ठीक है, लेकिन आधी अधूरी कहानी है भाई। हम 130 करोड़ के देश हैं, 90 करोड़ से ज्यादा लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो हमें तैयारियां उस हिसाब से करनी होगी। हमें क्या लेना बाकी देशों से, हमें अपने घर को संभालना है ना। जी हाँ, देखिए 20 मिलियन पेशेंट्स जो हैं वो आप जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी जो रेट है 2 करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ लोगों को जो डाटा आ रहा है। तो अभी भी काफी सारे लोग हैं जो कि स्टिल दे आर प्रोन फॉर इन्फेक्शन, और उनको अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। ये तो सरकार भी मान रही है, 98% अभी भी ससेप्टेबल है, उनको संक्रमण हो सकता है। अभी 2% आबादी ही इसकी जद में आई है, ये सरकार मान रही है, पर वो कहीं बीच के पन्नों में छिप जाती है ये खबर। और जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इस बार वो, हाँ, तीसरी वेव की भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर राकेश मिश्रा मुझे एक और चीज बताइए। देखिए, जब ये आंकड़े कम होते हैं, और अच्छी बात है, आंकड़े कम होने चाहिए, पीछा छोड़े हमारा ये कोरोना, लेकिन आंकड़े जब कम हो रहे हैं तो क्या इस बात को हम नजरअंदाज करें? मैंने महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तराखंड के भी आंकड़े दिए हैं। कर्नाटक में तो 5 लाख कम टेस्टिंग हुई है पिछले 15 दिनों में, उससे पहले के 15 दिनों के मुकाबले 2 लाख कम टेस्टिंग हुई है महाराष्ट्र में, 50,000 से ज्यादा कम टेस्टिंग हुई है दिल्ली में। टेस्टिंग भी कम हो रही है। अभी ये कम टेस्टिंग का वक्त है क्या, जबकि 98% लोगों को संक्रमण नहीं हुआ है, ये हम नहीं भूल सकते। ये बहुत ही जरूरी बात आपने उठाई है कि टेस्टिंग कम नहीं करना, टेस्टिंग एक्चुअली हमको बढ़ाना चाहिए, और खास करके ऐसे इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए जहाँ पे कि कम हो रही। देखिए, आप ज़्यादा हम देख रहे हैं शहरों की तरफ, बड़े शहरों की तरफ, छोटे कस्बों में, गांव में टेस्टिंग जो है वो कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस बार जो कोरोना है वो गांव की तरफ भी गया है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए। और टेस्टिंग नंबर ऑफ केसेस जो आपने बताया वो सही है कि कई दिनों से कम हो रहे हैं, ये ठीक बात है, कम से कम हमारी थोड़ी चिंता कम होनी चाहिए। लेकिन हमको जो ध्यान देना है कि पॉजिटिविटी क्या है, तो उससे आप जो मुद्दा उठा रहे हैं टेस्ट वाला, वो एडजस्ट हो जाता है। आपकी पॉजिटिविटी अगर 10% है, 8% है, 5% है, तो हम मानेंगे कि चलिए ठीक है, हम काफी टेस्ट कर रहे हैं और हमको आइडिया है कि केसेस कितने हैं। नहीं, हॉटस्पॉट जैसे गांव आजकल नए हॉटस्पॉट्स हो गए हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा, गांवों में टेस्टिंग हो रही है क्या? क्या आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं? रूरल अर्बन डिवाइड इस डेटा में क्या पेश किया जा रहा है? ये इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, ये शायद आप लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कैसा हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अगर 25%, 30% कहीं कहीं पॉजिटिविटी, इसका मतलब हुआ कि टेस्ट कम हो रहे हैं। एक सीधी सी बात है, हमको टेस्ट उतना करना चाहिए कि पॉजिटिविटी 5% के आसपास हो। इसका मतलब कि हम अच्छी नजर रख रहे हैं। अगर हमारी पॉजिटिविटी हम दिख रही है 15%, 20% का मतलब हम कर नहीं पा रहे हैं पूरा कवर। इसका मतलब हम एक पार्ट ऑफ द पिक्चर देख रहे हैं, पूरी सिचुएशन नहीं देख पा रहे हैं आज के दिन। ये कहने के बाद मतलब अब ये ठीक है कि अगर जहां 4 लाख थे वहां पे 2, सवा 2 लाख, 2.5 लाख हो रहे हैं, तो कुछ हद तक तो कम हो रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बार बार इसको दोहराया है कि अभी जंग बहुत दूर तक जाना है हमको। इस जंग में अभी कहीं भी हम जो है जीत का के आसार अभी हम नहीं देख रहे हैं। हम उस दिशा में जा रहे हैं, ये ठीक बात है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। ये 2.5 लाख जो है ये नंबर, ये जनवरी फरवरी में जब 20,000 तक, 10,000 तक पहुंच गया, इसका मतलब उससे अभी भी हम 10-20 गुना आगे हैं। तो इसका मतलब अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना है, असमंजस भी है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, देखिए, ब्लड प्लाज्मा को लेकर जी प्लाज्मा का इंतजाम करो, मारामारी मची इसके लिए, पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा था
कि जी मेरे जानकार को प्लाज्मा चाहिए, कोई डोनर है क्या, प्लाज्मा बैंक्स बनाए गए। अब गाइडलाइंस आती हैं कि नहीं, प्लाज्मा तो कोई इसकी थेरेपी है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, कोई उपचार नहीं है। रेमडेसिविर के लिए भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमारा अभी क्या, हम हिट एंड ट्रायल मोड में भी काफी दिखे हैं, वो क्लैरिटी भी नहीं दिखाई दी है कि सीधा सीधा तरीके क्या हैं, हमारे प्रॉपर गाइडलाइंस क्या हैं कि ये इलाज है, ये उपचार है। इसमें भी असमंजस है, आप एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल संदीप, आप ये देखो हम लोग तो पिछले 1 महीने से बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं आपके माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से, डॉक्टर अरविंद भी बोल रहे हैं और सभी जो सहयोगी यहाँ बैठे हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर का कोई उपयोग नहीं है। क्यों दे रहे हैं? लोग पढ़ते नहीं हैं। आपको भी उपलब्ध है वो, अगर आप उस पर जाएं गूगल पे, आपके लिए भी वो आर्टिकल उपलब्ध है, मेरे लिए भी उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। अब डॉक्टर नहीं पढ़ते हैं और लिखे जा रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं रेमडेसिविर के लिए। इसीलिए तो व्यवस्था होती है, सिस्टम नाम की चीज इसीलिए तो है। और दूसरे प्लाज्मा के लिए भी हम लोग कह रहे हैं, जब ट्रायल कर लिया, एविडेंस आ गया कि भाई इसका कोई उपयोग नहीं है मृत्यु दर कम करने में, वेंटिलेटर पे जाने में, हॉस्पिटल स्टे में, तो क्यों इसको दिया जाए अनावश्यक। और ये बाकी देशों ने कर लिया कि प्रोटोकॉल में से निकाल दिया इसको। WHO ने कह दिया नवंबर में निकाल दो इसको प्रोटोकॉल में से, लेकिन हम लोगों ने इतना समय लिया, अब जाके प्लाज्मा निकाला है और शायद रेमडेसिविर भी निकाल देंगे। मेरा ऐसा मानना है, निकाल दें, जितना जल्दी निकाल दें इसको उतना लोगों को राहत होगी, क्योंकि इसका मृत्यु दर पर कोई फर्क नहीं है। जिन लोगों को ठीक होना है वो बिना इन दोनों चीजों के ठीक हो रहे हैं, और जिसको तो हमारी नहीं ठीक होना है, संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? वो क्लैरिटी हमें पहले क्यों नहीं मिलती? इसी के लिए तो इतनी हाय तौबा मची। 1.5 2 लाख के भी रेमडेसिविर लोगों ने खरीदे हैं। प्लाज्मा के लिए हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए लोग घूमे आधी आधी रात को। मेरे से तो जिसने कहा रेमडेसिविर का इंतजाम करो, मैंने उसको आधे घंटे ले बैठ के समझाया कि भैया नहीं दो, मेरी मान लो। डॉक्टर मिश्रा, पर जिस अस्पताल में आप भर्ती हो, डॉक्टर कह रहे हैं रेमडेसिविर लाओ। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है जिसका परिजन, मेरे पिता वहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर कहता है रेमडेसिविर लाओ, तो मैं गूगल सर्च, एक्सपर्ट ओपिनियन, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा वो रेमडेसिविर लाने के लिए। हकीकत तो ये है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये गुड सेंस, चलिए बेटर लेट देन नेवर, गुड सेंस प्रिवेल्ड। पेंडेमिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी दिल्ली बहुत दूर है हम लोगों के लिए, ये सबको समझना पड़ेगा। कहीं कोई थोड़े से केसेस कम होना कोई ये द्योतक नहीं है कि पेंडेमिक कोई कम हो गया। इसके तसल्ली बस हो सकती है कि थोड़े से केसेस कम हैं, लेकिन अभी तो तीसरी लहर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। अभी वो कहते हैं ना, लल बिफोर द स्टॉर्म, एक तूफान से, साइक्लोन से निकले हैं, एक और तूफान तैयारी कर रहा है। अगर आप जो कह रहे हैं वो लोगों ने, अगर जो आप कह रहे हैं वो लोग मान ले तो नहीं हम जाएंगे तीसरी लहर में। अगर लोग जो आप कह रहे हो कि अभी दिसंबर, जनवरी 2022, फरवरी 2022 तक कोई रिस्पाइट नहीं है हमको, और इसको सबको समझना पड़ेगा, सरकारों को भी और लोगों को भी, कि अभी 2022 तक हम जैसे कर रहे हैं अभी वही करना है, और लो लेवल का लॉकडाउन चलते रहना है जैसे बाकी देशों ने भी किया। वैक्सीनेशन बढ़ाया, कोई ढिलाई की कोई सूरत अभी नहीं आई है। डॉक्टर अरविंद कुमार, ढिलाई का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। और मैं वैक्सीनेशन पर आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, अभी तो ये तीसरी लहर की आशंका को हम थोड़ा खारिज कर सकते हैं, वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। संदीप जी, मैं तीसरी लहर के बारे में बात करने से मैं पहले ये कहूंगा कि अभी तो हम दूसरी लहर के पीक पर करीब करीब हैं। ठीक है, 4 लाख पीक था, उससे अगर आप कंपेयर करें तो हम 3 लाख, पौने 3 लाख पे आ गए हैं। लेकिन वही हुआ ना कि पहले डिजास्टर्स थे, अब हॉरिबल में आ गए। मतलब हम अभी भी लास्ट ईयर के पीक केसेस से 3 गुना लेवल पे हैं। 4,500 ऑफिशियल डेथ्स हैं। ये तो वो डेथ्स हैं जो RT-PCR पॉजिटिव डिक्लेयर्ड थे। संदीप जी, मैं कहना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में देश में लोगों की डेथ्स हो रही हैं जिनका RT-PCR नहीं हो पाता, और इसलिए वो इस सरकारी आंकड़े में नहीं आते।
मैं जानता हूं वेस्टर्न यूपी में कई जगह गांवों में बड़ी मात्रा में लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन वो हमारे इस ऑफिशियल आंकड़े में कभी शो नहीं करेगा क्योंकि उनके पास आरटीपीसीआर पॉजिटिव का ठप्पा नहीं है। गुजरात का एक तो अखबार है, डॉक्टर अरविंद आप ही की बात में जोड़ रहा हूं एक सेकंड के लिए। गुजरात का अखबार है दिव्य भास्कर, उन्होंने मार्च से अप्रैल एंड तक, मई की शुरुआत तक पिछले साल कितनी मौतें हुई और इस साल कितनी मौतें हुई हैं उसकी एक तुलना की। 70-80 हजार का फर्क है जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए। संदीप जी, सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप क्रिमेशन ग्राउंड्स पे जाइए, आप सोचिए लोग कितने कष्ट से गुजरे हैं। जब वो बीमार पड़े तो उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको एक इज्जतदार डिपार्चर क्रिमेशन नहीं मिला। 24-24 घंटे लोगों ने क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर वेट किया है। कभी हमने गंगा नदी में प्रवाहित होते देखे ना शव, या रेत में दफना दिए गए। है मैं समरी ये कहना चाहूंगा कि देशवासियों को कि अभी हम मैसिव लार्ज नंबर ऑफ केसेस को डील कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोताही अगर हमने बरती या हमने ये सोचा कि अरे ये वेव तो अब कम हो गई, तो मैं बता रहा हूं कि ये 2 मिनट में ये नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे और दोबारा से अगर हॉस्पिटल्स में पहले वाले नंबर्स प्रेजेंट हुए तो पिछली बार से बदतर मंजर हमारा वेट कर रहा है। संदीप जी, ये भयानक सिनेरियो है। किसी भी तरह से वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट और लेट अवर गार्ड डाउन। तो इसलिए हमारा मुद्दा, हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कोरोना होना चाहिए। ये राजनीतिक लड़ाई बंद करो थोड़े दिनों के लिए, सारी उम्र पड़ी है, राजनीति की जा सकती है। अब मैं संजीवनी पर आता हूं। डॉक्टर अरविंद कुमार, वैक्सीन, टीका संजीवनी है, लेकिन इसकी कोई टूल किट है कि एक प्रक्रिया, एक गाइडलाइन जी आपको इस वक्त मिल जाएगी? 216 करोड़ जी वैक्सीन हो जाएंगी अगस्त से दिसंबर के बीच में, क्या इसी से हम इत्मीनान कर लें? नितिन गडकरी कहते हैं लाइसेंस दे दो, ये अरविंद केजरीवाल ने भी बोला, महाराष्ट्र सरकार ने भी। सरकार कह रही है 12 कंपनियों से हमारी बात चल रही है, पर किनसे बात चल रही है, क्या प्रोडक्शन रैंप अप होगी, इसके डेफिनेट आंसर्स हमारे पास नहीं है। संदीप जी, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो एक्चुअली है कि जैसा कि लास्ट ईयर हमारी एल्डरली पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी, इस बार 30 to 49 की पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है। लोगों को फियर है कि अगली वेव में शायद हमारे बच्चे अफेक्ट होंगे और उसका सबसे बड़ा खतरे का चीज ये है कि अगर बच्चे लार्ज नंबर्स में अफेक्ट हुए तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो सारा एडल्ट ओरिएंटेड है। बच्चों को मैनेज करने के लिए ना वार्ड में बेड्स होंगी, ना आईसीयूज होंगे, ना इतनी भारी संख्या में ट्रेन्ड पीडियाट्रिक एक्सपर्ट होंगे। और याद रखिए, बच्चा एक छोटा एडल्ट नहीं है कि एडल्ट में कहा कि अच्छा इसको हाफ डोज दे दो। बच्चा एक अलग फिजियोलॉजिकल चीज है और उसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो ये लाजमी है कि हम वैक्सीनेशन पे पूरी जान लगाकर न केवल एडल्ट पॉपुलेशन को बट जल्दी से जल्दी अपनी चाइल्ड पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट करें और उसके लिए एक ठोस टाइम बाउंड पॉलिसी। नहीं, पर वो टीके हैं क्या डॉक्टर महाजन? देखिए, आंकड़े अगर आप रीडिंग करेंगे, जितनी प्रोडक्शन हो रही है, आप कितना भी रैंप अप कर लें तो कोविडशील्ड और कोवैक्सीन और अब स्पुतनिक वी, इसको जोड़ दिया जाए तो हमारी पॉपुलेशन को वो केटर नहीं कर पाएगा इस रफ्तार से। तो 3 साल लग जाएंगे अभी वैक्सीनेशन होने में। ये सही बात कर रहे हैं आप कि आज की जो स्थिति है उसमें तो ये है कि 80 से 90 मिलियन डोजेस हमें 1 महीने में मिल सकती हैं अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की प्रोडक्शन देखें, जिसको कहा जाता है कि शायद 1.5 गुना हो जाएगी। ये ठीक है जी। दूसरी बात रही कि स्पुतनिक वी जो है वो अब आ रही है, वो भारत में भी निर्मित होगी और कोशिश ये की जा रही है कि उसको इंपोर्ट भी किया जाए। और ये
बहुत ही जरूरी है कि जो हम इंपोर्ट कर पाए, किसी कीमत पे कर पाए, उसको हमें करना है। क्योंकि पहले तो अभी तक तो हम 45 से ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हीं को बहुत कम दर में उनको वैक्सीनेट कर पाए हैं। कई लोग हैं जिन्होंने एक डोज ले ली, वो अपनी दूसरी डोज के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं सर, उन इधर से आंकड़ों उधर में भी भाग रहे हैं। हमें ये ध्यान देना होगा डॉक्टर महाजन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि 18 करोड़ हमने टीके लगाए भी हैं, तो उसमें से 4 करोड़ को ही दोनों डोज लगी हैं। तो इफेक्टिवली 130 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ लोग वो मुकम्मल वैक्सीनेशन हुई है। पहली डोज का मतलब कुछ नहीं है जब तक दूसरी डोज नहीं लगेगी। ये बिल्कुल सही आपने कहा है। हालांकि पहली डोज भी, जैसे आपने इंग्लैंड में देखा है, उन्होंने 2 डोज लगाने की बजाय उन्होंने पहली डोज ज्यादा पॉपुलेशन में लगा दी और अब उन्होंने इंग्लैंड को धीरे धीरे खोल भी दिया है। तो अगर हम भी वो फॉलो करें, और गवर्नमेंट इसको फॉलो कर भी रही है, साइंस भी इसके पीछे है, स्पेशली जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, अगर हम जो गैप है, पहले जब हमें लगा एज हेल्थ केयर वर्कर तो 4 हफ्ते पे दूसरा डोज लगा, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि 6 से 8 हफ्ते में लगाइए, और अब साइंस बता रही है कि अगर 12 हफ्ते पे लगाया जाए तो उसका जो असर है वो और अधिक होता है। तो 12 से 16 हफ्ते 16 हफ्ते तक भी, अब तो 4 महीने तक भी कहा जा रहा है। जी हाँ, 4 महीने तक भी, 3 से 4 महीने। 3 महीने पे अभी तक जो रिसर्च हुई है उसके आंकड़े ये बताते हैं कि 3 महीने पे अगर करें दूसरी डोज तो उसका असर 2 महीने पे करने पे या 1 महीने के करने से अधिक होता है। तो ये तो ठीक है, हमें चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम एक डोज दे पाएं, पर हमें यह भी मद्देनजर रखना होगा कि दूसरी डोज का भी हमारे पास प्रबंध होना चाहिए, चाहे वो 3 महीने बाद ही हो। तो ये हम अगर अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग देखें, और आपने भी बोला कि अगर लाइसेंस दिया जाए और कंपनियों को जो कि ये निर्मित कर पाए देश के अंदर, तो यहां भी वो हफ्तों में नहीं होने वाला। चाहे लाइसेंस भी दे दें तो वो हफ्तों में बनाने नहीं लगेंगे, उनको भी कुछ महीने लगेंगे। नहीं, पर इसमें भी गोलमोल बातें होती है ना डॉक्टर महाजन, कि नितिन गडकरी अब इतने कद्दावर मंत्री हैं, ही इज अ डूअर। मैं उनको दबंग कहता हूं, जब भी उनसे मुलाकात होती है वो दबंग हैं, अपनी बात कहते हैं और काम करने वाले हैं। अब उन्हें नहीं मालूम कि 12 कंपनियों से बात चल रही है, वो कह रहे हैं कल कि जी लाइसेंस दे दीजिए ना। तो ये अभी मतलब क्या नेगोशिएशन चल रही है, कोई बातचीत चल रही है। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अब बातचीत हो भी जाएगी, गो अहेड दिया भी जाए तो 2-3 महीने तो लग जाएंगे। ये तो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए ना। और जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी विदेशों से आना है, अधिकतर तो अमेरिका से आना है, जिन्होंने कह तो दिया कि हम जो उन्होंने बंद किया हुआ था उसका एक्सपोर्ट, उन्होंने कहा है कि हम खोलेंगे, पर वो कब खोलेंगे, कैसे होगा, इसका पता नहीं। इसलिए हमें इंपोर्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर जितना हम इंपोर्ट कर पाए हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया में तो ये 150 रुपए में मिलता है या 300 रुपए में मिलता है, बाहर से खरीदेंगे 1000 रुपए में मिलेगा। अभी हमें कीमत को ना देखते हुए, नहीं सर, कीमत का भी सीधा सीधा आंकड़ा है डॉक्टर राकेश मिश्रा, कीमत का सीधा आंकड़ा है। जब ये कीमत की भी बात होती है ना, ये कृष्णा अल्लाह ने कह दिया 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ वाटर बॉटल कि 4 रुपए में मिल जाएगा। छोड़िए 4 रुपए की बातें, 35,000 करोड़ रुपए की तो मद, वो प्रावधान हमने अपने बजट में किया हुआ है। 200 करोड़ हमें डोज चाहिए आज की तारीख में, 180 करोड़ में भी काम चल जाएगा, मैं 200 करोड़ कह रहा हूं। और 200 करोड़ में अगर आप 150 रुपए लगाएंगे तो यह 30,000 करोड़ होता है। 35,000 करोड़ का तो हमने प्रोविजन कर रखा है। और मैं कह रहा हूं 1,000 रुपए की भी अगर वैक्सीन हो, बाहर से भी लानी पड़े, तो 2 लाख करोड़ हुआ हमारे जीडीपी का 1% या उससे भी कम। यह आपातकाल है, इसमें हमें क्या सोचने की जरूरत है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस समय ये सिचुएशन ऐसी है जो इमरजेंसी है, जैसे आपने सही फरमाया, तो उसके लिए हमको
पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान होता है लॉकडाउन से इन सब से वो बहुत ज्यादा होता है इसकी तुलना में। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला, अगर हम एक डोज भी देते हैं तो इससे काफी फायदा होता है। 60-70% तक का जो फायदा 2 डोज वाला है वो इससे होता है, और इससे लोगों को भी राहत मिल रही है। उनको इन्फेक्शन अगर हुआ भी तो कम हो रहा है। ऐसा जो ब्रेक थ्रू के बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, लेकिन उससे जान बच रही है। तो हमारे ख्याल से जितना भी हो सके हमको इंपोर्ट करना चाहिए। हालांकि इंपोर्ट की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, और नहीं, बाहर ऑर्डर्स, एडवांस ऑर्डर देने चाहिए थे ना, वो तो बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब आप कहोगे जी हमें दे दो, वो कहेंगे हमारे पास है नहीं। गलत कह रहा हूं क्या डॉक्टर मिश्रा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए इतनी तेजी से डायनेमिक्स चेंज हो रही है कि 2-3 महीने पहले हम बाकी चैनलों पे बैठ के रहे थे कि ये क्या बकवास का परमिशन मिला, ये वैक्सीन का टेस्ट नहीं हुआ, ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसे कैसे वैक्सीन नहीं, वो सवाल भी उस वक्त जायज कम थे। से कम नहीं जायज, वही मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन इतनी तेजी से चेंज हो रही है क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। अब मुझे एक चीज बताइए, ये लाइसेंसिंग की बात हो रही है, और मैं वो जामन, दही और जामन वाली बात करता हूं कि जामन एक बार मिल गया 2-3 साल दही जमाते रहो। तो अगर आपने वायरस को आइसोलेट कर दिया, डेड कर दिया, जैसे कि कोवैक्सीन में किया गया है, उसका लाइसेंस दिया जाए, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया सरकार की क्या आती है? जी इसके लिए BSL-3 लैब्स की जरूरत है, वो देश में नहीं है। मैंने रिसर्च की, मैंने लोगों से पता लगाया, दर्जनों, 2-2 दर्जन BSL-3 कोई बहुत बड़ी तोप लेबोरेटरीज नहीं होती, वो हैं देश में। पहली चीज होती है नहीं जी वो लेबोरेटरीज नहीं है। अभी उसी लाल पीताशाही में हमने 2-3 हफ्ते लगा दिए। नहीं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा मैं ये बता दूं, BSL-3 लैब जो है वो जरूरी है, जैसे कोवैक्सीन जैसी। नहीं, पर बहुत सारी लैब्स है ना, मैंने गिनी थी, 20 के करीब हैं अभी देश में। नहीं, आप गिनेंगे, लेकिन हर BSL-3 लैब में वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं हो सकता। उसके लिए GMP फैसिलिटी रिसर्च के लिए हैं लैब्स। BSL-3 लैब हमारे लैब में भी है, लेकिन हम वैक्सीन नहीं बना सकते उसमें, उसकी कैपेसिटी वैसी नहीं होती, उसमें और तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और तो वो थोड़ा हमको वो कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। और जो दूसरी चीज की तुरंत प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। हमारे पास दुनिया भर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कंपनियों में मेरा जहां तक मेरा अनुमान है, भारत बायोटेक ही एक ऐसी लैब है जिसके पास BSL-3 लैब है जिसमें वैक्सीन बन सकती है, और उनके पास दूसरे तरह की फैसिलिटी है। तो मैं हो सकता है कि तो फिर किन 12 कंपनियों से बात चल रही है? मडवाडिया साहब जो कह रहे हैं और नितिन गडकरी ने अपनी बात वापस ली, फिर वो कौन सी 12 कंपनियों से बात चल रही है? नहीं, तो सिर्फ कोवैक्सीन की बात नहीं है ना, कोविशील्ड की बात हो रही है, स्पुतनिक भी बनेगी, और mRNA वैक्सीन को भी बनाने की बात है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सी तो यही डॉक्टर सुरेश कुमार, इन्हीं चीजों पर क्लैरिटी होनी चाहिए ना, यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसी पर माथापच्ची की जाए, इसी पर चर्चाएं होनी चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर कंसिडरेशन। और हम सारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, ये इसमें लगे हुए हैं। काफी सारा जो इंडिया की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। वी आर कंसिडर्ड एज वर्ल्ड लीडर इन इम्यूनाइजेशन एंड इन द अभी सब सोचते हैं कि भाई हमारा जो कैपेसिटी है वो थोड़ा बढ़े, जो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो मल्टीप्लाई हो, और ज्यादा से ज्यादा जो भी कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम यूज हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, और जो हमारा वेटिंग पीरियड है वो कम हो सके। जैसे कि आपने अभी डिस्कशन में कहा कि बहुत सारी कंपनियों को अभी ओपन मार्केट के लिए भी अलाउ किया है, इंपोर्ट के लिए भी अलाउ किया है, और ग्लोबल टेंडर अब फ्लोट हो रहे हैं। ज्यादातर स्टेट अब अपना खुद का खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। तो इससे निश्चित रूप से जो वैक्सीन की जो सप्लाई चेन है वो सुधरेगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगा। नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए ना। देखिए, मैं असमंजस से ही जुड़ा दूसरा सवाल भी आप ही से पूछ रहा हूं डॉक्टर MC मिश्रा। असमंजस नहीं होना चाहिए। वैक्सीन की कमी है, जैसा डॉक्टर हर्ष महाजन ने भी कहा कि अभी हमारा 80-90 मिलियन हम वैक्सीन बना सकते हैं हर महीने, यानी कि 8 से 9 करोड़। तो 12-8-96, एक साल तो उन्हें बनाने में लग जाएगा। तो ये हम बता देते हैं जी 216 करोड़ आ जाएंगे। टाइमलाइन होनी चाहिए ना, लोगों को सही जानकारी मिले। हम डिजिटाइज्ड हो चुके हैं, आधार कार्ड हैं, एक प्रॉपर तरीका हो जी। आज आप अप्लाई करेंगे, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, तब तक एहतियात बरतिए, घर में ही रहिए, आपका नंबर इतने दिनों बाद आएगा।
ये भविष्य के गर्त में सब कुछ छोड़ देने से काम चलेगा क्या? नहीं संदीप जी, देखो मैं थोड़ा पॉजिटिव नोट पे आपके प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा जी। जो दिसंबर तक हमको डोजेज मिलनी है, 750 मिलियन कोविशील्ड की डोजेज अनुमानित हैं, कोवैक्सीन की 550 मिलियन डोजेज अनुमानित हैं, बायोलॉजिकल इवेंट्स है पुणे में, उनकी 300 मिलियन डोज अनुमानित हैं, जाइडस कैडिला की वैक्सीन किसी भी दिन अनाउंस हो सकती है, उसकी 50 मिलियन डोजेज अनुमानित हैं, सीरम इंस्टीट्यूट एक और वैक्सीन भी बना रहे हैं कोवैक्स करके, उसकी 200 मिलियन डोजेज अनुमानित हैं, नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की ट्रायल में चल रही है, उसकी 100 मिलियन डोजेज का अनुमान है। जेनेवा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर राकेश ने, कि mRNA वैक्सीन बना रहे हैं पुणे में एक अमेरिकन कंपनी के सहयोग से, उसकी संभवतः 60 मिलियन डोजेज, और स्पुतनिक की बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 15 मिलियन डोजेज अनुमानित हैं। तो मैं समझता हूं कि जुलाई अगस्त से हमारी स्थिति वैक्सीन के मामले में बहुत बेहतर हो जाएगी। नहीं, इसके अंदर एक और चीज आपने बहुत अच्छा किया, सकारात्मक बात भी होनी चाहिए, लोगों में भरोसा कायम रहे। लेकिन जब ये आंकड़े आप बताते हैं, और ये अच्छी बात है कि सरकार ये बातचीत कर रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे डॉक्टर MC मिश्रा, अप्रैल में जहां 40 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे थे, वो गिरकर 16 लाख भी आया, अब वो 19-20 लाख पर वापस आया है। टीके लगाने की दर में भी कमी आ रही है, उसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना? नहीं, वही तो हमें सबको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन की डोजेस की उपलब्धता एकदम से कम हुई क्योंकि 18 से 44 वर्ष को खोला गया। मेरे विचार से इसको 1 जून या 15 जून से खोलना चाहिए था, और जो 45 वर्ष से ऊपर का जो सिलसिला चल रहा था उसको बराबर बहुत अच्छा चल रहा था, उसको चलते रहना देना, क्योंकि ये जो जितना भी चारों तरफ वैक्सीन का जो समस्या पैदा हुई वो 18 वर्ष से ऊपर को अनाउंस 1 मई से किया, और वैक्सीन की उपलब्धता इन चीजों पर टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, लड़ाई हमने जीती कतई नहीं है, और अभी तीसरी लहर की आशंका मुंह बाए खड़ी है, तो कोई ढिलाई का कोई स्कोप नहीं है। एहतियात बरतिए, और सरकार को कोरोना से लड़ाई की टूल किट, फूल प्रूफ टूल किट जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।